हेलो स्टूडेंट, जनरल साइंस अब वो आसान सीरीज के लेक्चर नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे सबसे पहले प्रीफिक्सेस यूज्ड इन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कौन कौन से प्रीफिक्स यूज होते हैं, क्या उनकी वैल्यू है और क्या उसके सिंबल हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स, लेंथ के, मास के और टाइम के। कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स कौन कौन से, उनकी वैल्यूज़ क्या है, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। फिर हम बात करेंगे डायमेंशन क्या चीज़ होती है और डायमेंशनल फार्मूला किसी क्वांटिटी का क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज कौन कौन सी हैं, फिजिक्स की मैं जहाँ तक बात कर रहा हूँ उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़ें, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन से आपके फ़ोन की घंटी बजती रहे। साथ ही साथ आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी पिछली क्लास के बारे में बात कर दूँ। जो पहला लेक्चर था, काफ़ी लोगों ने उसको ध्यान से देखा है, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिनने 1 या 2 मिनट लेक्चर देखकर उसको स्किप कर दिया है या छोड़ दिया है, क्विट कर दिया है। उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, आप किसी भी YouTube चैनल पे चले जाइए या आप बुक्स पकड़ लीजिए, आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जब तक टाइम इन्वेस्ट हम नहीं करेंगे तब तक कुछ रिटर्न नहीं हासिल होगा। आप लोग आज इस एग्ज़ाम देने के काबिल हुए हो या एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने के लिए काबिल हुए हो तो आपने इतने सालों से मेहनत की है, आप इस मुकाम तक पहुँचे हो, इतने एग्ज़ाम्स आपने क्लियर किए हैं, तब जाकर आप इसके काबिल बने हो। तो टाइम इन्वेस्ट किया है आपने। अगर आप इस चैनल से जुड़े हो तो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, तभी आपको रिटर्न मिलेगा। अगर आप 1-2 मिनट वॉच करके छोड़ दोगे तो आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको अच्छे से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर सकूं। तो इससे पहले हम आज की क्लास की बात करें, मैं आपके साथ वो सोर्सेज शेयर करना चाहता हूं जिससे मैं ये सारा लेक्चर कंपाइल करता हूं, ताकि आपको एश्योरिटी हो जाए कि जो मैं लेक्चर तैयार कर रहा हूं अच्छी किताबों से ही कर रहा हूं। सबसे पहले मेरे पास ये किताब है, ये ल्यूसेंट की जीके है, जो कि लेटेस्ट वर्जन मेरे पास है, लेटेस्ट एडिशन मेरे पास है। तो ये बुक है सबसे पहले तो मेरे पास, काफ़ी अच्छी किताब है ये, इसको मैं काफ़ी अच्छी रेटिंग दूंगा, काफ़ी अच्छी बुक है। उसके बाद मेरे पास दूसरी जनरल नॉलेज है, ये है अरिहंत पब्लिकेशन की, ये भी लेटेस्ट आप देख सकते हो, 2020 जो है चल रहा है, ये 2020 की ऑलरेडी आ चुकी है। ये मार्केट में लेटेस्ट बुक आई है ये, तो मैंने ये भी परचेज़ कर ली है। उसके बाद मैंने ये जो अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए मैंने स्पेशली 2 बुक्स ली हैं, 2 जो मार्केट में हैं अवेलेबल अभी। एक विनोद पब्लिकेशन की बुक है, इस पब्लिकेशन को मैं उन स्टूडेंट्स को रेकमेंड करूंगा जो खाली क्वेश्चन आंसर की तरफ जाना चाहते हैं, जो डिटेल में नहीं पढ़ना चाहते हैं, खाली क्वेश्चन आंसर के लिए जाना चाहते हैं, वो इसको ले सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे मल्टीपल चॉइस दिए हुए हैं। उसके बाद मेरे पास अगली जो बुक है वो है विशाल पब्लिकेशन की ये बुक, ये है अकाउंट असिस्टेंट के लिए, ठीक है। अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम आने वाला है, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट, उसके लिए ये बुक है। ये भी अच्छी किताब है, इसमें डिस्क्रिप्शन उस बुक से ज़्यादा दी हुई है, विनोद से ज़्यादा डिस्क्रिप्शन इस बुक में दी हुई है, काफ़ी अच्छी किताब ये भी है। उसके अंदर से एक और किताब है जो काफ़ी बड़ी किताब है, ये NDA और NA के लिए है, ये अरिहंत पब्लिकेशन की है, पाथफाइंडर सीरीज़ की ये बुक है। तो ये NDA और NA के एग्ज़ाम के लिए है। तो ये किताबें हैं, इसके अलावा और भी किताबें हैं, लेकिन स्पेशली जो किताबें मैंने इस प्रिपरेशन के लिए आपको लेक्चर प्रोवाइड करने के लिए ली हैं वो ये सारी किताबें हैं। उसके अलावा बाकी किताबें जो एकेडमिक की हैं वो बहुत सारी किताबें हैं, क्योंकि मैं एक ऐसा आदमी हूँ जिसको किताबों से बहुत प्यार है और बहुत सारी किताबें मेरे पास हैं और मेरी किताबें काफ़ी सेफ़ एंड साउंड रहती हैं। मैं अपनी किताबों को गंदा भी नहीं करता हूँ और काफ़ी केयर से उनको रखता भी हूँ। अगर आपको कभी डाउट हो तो मैं आपको अपनी लाइब्रेरी दिखा दूँगा कि मेरे पास कितनी सारी किताबें हैं। मेरे पास एक ही चीज़ काफ़ी बल्क में है और वो है बुक्स। बहुत सारी बुक्स हैं मेरे पास जिससे मैं ये सारी चीज़ें डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए आज की क्लास की बात करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला जो टॉपिक है वो है प्रीफिक्सेस यूज्ड इन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब कौन कौन से प्रीफिक्स यूज़ होते हैं, तो देखिए यहाँ पर मैंने ये नंबर लाइन एक ड्रा कर दी है, जैसे नंबर लाइन की तरह मैंने लाइन ये ड्रा की है। इसमें मैंने एक साइड नेगेटिव लिखे हुए हैं और एक साइड पॉजिटिव लिखे हुए हैं। तो हम पढ़ेंगे कौन कौन से प्रीफिक्स के लिए कौन कौन सी टर्म यूज़ होती है और उसका सिंबल क्या है। अगर टर्म है 10 की पावर 1 है तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं डेका, 2 है तो हेक्टो, 3 है तो किलो, 6 है तो मेगा, 9 है तो गीगा, 12 हो तो टेरा, 15 है तो पेटा। उसके बाद आगे और भी हैं 18, 21 और 24, आप 15 तक ही रख लो, इतने इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर -1 है, 10 की पावर -1 है तो डेसी, -2 है तो सेंटी, -3 है तो मिली, -6 है तो माइक्रो, -9 है तो नैनो, -12 है तो पिको, -15 है तो फेम्टो। अब देखो सिंबल की बात करें तो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो का सिंबल थोड़ा अलग है, ये अलग से सिंबल है, इसको ज़रा ध्यान से देखना। बाकी N, P, F सब स्मॉल में है। यहाँ पर डेका का ज़रा ध्यान रखना है, DA होता है क्योंकि डेसी है D जो है वो डेसी का है, डेका का DA होता है, हेक्टो का H, किलो का K। उसके बाद जो मेगा, गीगा, टेरा, पेटा जो हैं, उसके बाद जो आगे भी हैं इसके यूनिट, तो वो सारे जो हैं वो क्या होते हैं, इनके कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं।
अब यहाँ पर जो मैंने ये लिखे तो इसकी आपको समझ आई कि क्या मतलब है इसका। ज़रा मैंने यहाँ 2-3 को मैंने यहाँ बताया हुआ, एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या चीज़ है ये। अब 1 डेसीमीटर का मतलब क्या होता है? 1 डेसीमीटर का मतलब क्या है? 10 की पावर -1 है। इसका मतलब इसको हम रिलेट करते हैं मीटर के साथ। मतलब क्या हुआ? 1 डेसीमीटर इक्वल टू 1/10 मीटर। कहने का मतलब क्या है कि 1 डेसीमीटर 1 मीटर का 10वां हिस्सा है, 1/10 ऑफ ए मीटर। माइनस में जा रहा है ना। उसके बाद सेंटीमीटर की अगर मैं बात करूं, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। मतलब 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का 100th हिस्सा है, 100वां हिस्सा है। ठीक है, मतलब यहाँ की तरफ जाएंगे तो हिस्से जो है वो कम होते जाएंगे। जैसे अगर हम देखें तो नैनो पे अगर हम जाएंगे तो 1/10⁹ इतना जो है ये उतना हिस्सा है 1 मीटर का। वहीं अगर हम पॉजिटिव की तरफ जाएं तो 1 मीटर यहाँ पर 10 मीटर पे 1 डेकामीटर हो गया। 10⁻² मीटर इज इक्वल टू 1 हेक्टोमीटर। 10⁻³ मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। 10⁻6 मीटर इज इक्वल टू 1 मेगामीटर। 10⁻9 मीटर इज इक्वल टू 1 गीगामीटर। 10⁻12 इज इक्वल टू 1 टेरामीटर। 10⁻15 इज इक्वल टू 1 पेटामीटर। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 10⁻² इज इक्वल टू 100 मीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ इज इक्वल टू 1000 मीटर। समझ में आ गया मेरे ख्याल से। अब तो अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम की। यानी लंबाई के कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, कुछ मास के हैं, वजन के हैं जो हम वजन नापते हैं, उसके बाद कुछ टाइम के भी हैं। सबसे पहले हम लेंथ की बात करें तो पहला यूनिट जो हमारे पास है वो है लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये लाइट ईयर क्या होता है अगर आपको पता हो तो लाइट ईयर का मतलब होता है 1 साल में लाइट जितना डिस्टेंस कवर करेगी उसको हम कहते हैं लाइट ईयर। ठीक है, उसके बाद 1 पारसेक। 1 पारसेक का मतलब होता है 3.26 लाइट ईयर और 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। इसकी वैल्यू इतनी है। 1 पारसेक जो है वो 3.26 लाइट ईयर के बराबर है, या अगर हम मीटर में बोलें तो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर है। उसके बाद 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये होता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। उसके बाद 1 माइक्रॉन और 1 माइक्रोमीटर, ये होता है 10⁻6 मीटर। यहाँ पर भी देखो लिखा हुआ है माइक्रो। 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। उसके बाद 1 एंगस्ट्रॉम, ये ध्यान रखना एंगस्ट्रॉम वाला जो है ना ये पूछा भी जाता है बार बार। 1 एंगस्ट्रॉम ये बराबर होता है 10⁻10 मीटर। उसके बाद अगर हम मास की बात करें 1 क्विंटल इज इक्वल टू 10⁻² kg। 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू 10⁻³ kg। 10⁻³ kg मतलब 1000 kg। 1 डाल्टन, डाल्टन का भी ध्यान रखना, डाल्टन भी आता है। 1 डाल्टन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻27 kg। उसके बाद 1 पाउंड, 1 पाउंड की वैल्यू होती है 0.4537 kg। उसके बाद 1 चंद्रशेखर यूनिट, ये बहुत बड़ा यूनिट है, ये होता है 2.8 इंटू 10⁻30 kg, जो होता है 1.4 टाइम्स मास ऑफ सन के बराबर। ठीक है, उसके बाद 1 सोलर डे, एक सोलर डे में 86,400 सेकेंड्स होते हैं। 1 ईयर में 365 कंप्लीट 1/4 डेज होते हैं और 1 लूनर मंथ में 27.3 डेज होते हैं। ये बात हो गई कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स की। अब हम बात कर लेते हैं डायमेंशन क्या होता है और डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। तो अब बारी आ जाती है डायमेंशन की। डायमेंशन का मतलब क्या हुआ? डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स थ्रू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड टू डिफाइन यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। क्या मतलब है? यानी जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन की बात करते हैं तो हम उन पावर्स की बात करते हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की हमको रेज करनी पड़ती हैं, तब जाकर वो यूनिट जो है उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट डिफाइन होता है। अब यहाँ मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, उससे पहले हमारा जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनकी जो डायमेंशन है उनको लिखने के लिए सिंबल कैसे लिखा जाता है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। मास को m से लिखा जाता है और इस तरह से लिखा जाता है, ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। लेंथ L, टाइम T से, A से इलेक्ट्रिक करंट, K थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के लिए, CD ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड मोल, MOL अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लिखा वैसे जाता है, यहाँ पर सिर्फ ब्रैकेट लगा दी जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर लेंथ के लिए वहाँ पर कुछ अलग सा ऐसा यूनिट है, तो यहाँ पर इस तरह से लिखा जाता है। अब यहाँ पर हम डेंसिटी
के डायमेंशन की बात करते हैं। तो डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। हमने यहाँ लिख लिया मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास जो है उसको हम m से लिखेंगे, कैपिटल M हमने वहाँ लिख लिया, ठीक है। हम यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने डायमेंशन की बात करनी है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर वॉल्यूम की बात आती है तो वॉल्यूम में होती है लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, और तीनों मतलब लेंथ है, तीनों मीटर में ही है तो मतलब लेंथ है तीनों। हम यहाँ इसको L⁻³ भी कर सकते हैं क्योंकि तीनों लेंथ्स हैं। तो क्या निकलेगा डायमेंशन? डायमेंशन हो गया ml, ऊपर क्या तो -3t0। अब यहाँ पर डायमेंशन क्या है? मास की डायमेंशन 1 है, लेंथ की डायमेंशन कितनी है? -3, टाइम 0 है तो टाइम की कोई नहीं है। डायमेंशन ऑफ डेंसिटी क्या है? 1 इन मास एंड -3 इन लेंथ। तो ये जो पावर्स हैं 1 और -3, ये डायमेंशन है, ठीक है। अभी डायमेंशन फार्मूला क्या चीज़ होती है? डायमेंशन फार्मूला होता है वो एक्सप्रेशन जब हम फिजिकल क्वांटिटी को उसकी डायमेंशन के हिसाब से एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ डायमेंशनल फार्मूले लिखे हुए हैं कुछ क्वांटिटीज़ के, जैसे एरिया है तो लेंथ इंटू लेंथ, तो उस तरह से हम लिखते हैं। अब डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए आपको दो में से एक ना एक चीज़ पता होनी चाहिए। या तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, जो क्वांटिटी आपके पास है उसका फार्मूला पता होना चाहिए, या तो आपको यूनिट पता होना चाहिए, यानी जो क्वांटिटी निकलती है उसका यूनिट क्या है वो पता होना चाहिए। अगर आपको ऐसा यूनिट्स पता है तो आप आसानी से निकाल, ऐसा यूनिट से ज़्यादा आसान है मेरे हिसाब से, फार्मूले से ज़्यादा आसान है ऐसा यूनिट। अगर आपको ऐसा यूनिट पता है आप आराम से निकालोगे, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। जैसे यहाँ पर एरिया के लिए मीटर स्क्वायर है तो यहाँ पर सीधे ही लिखना है, मास कुछ नहीं है, लेंथ, मीटर मीन्स लेंथ, तो लेंथ ⁻², टाइम कुछ नहीं है। वेलोसिटी के लिए, वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पर आप फार्मूला को छोड़ दो, आप सीधा यूनिट पे आ जाओ, मीटर पर सेकंड है तो मीटर, यहाँ पर लेंथ, मास में कुछ नहीं है, लेंथ 1 है, t-1, ठीक है। उसी हिसाब से एक्सेलरेशन देखें तो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है ना, तो यहाँ पर मास कुछ नहीं है, लेंथ 1 है, t-2 हो गया। आपको अगर यूनिट पता है तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने लिखी हुई है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी और उनका जो डायमेंशन है वो कैसे लिखा जाता है। मास के लिए m लिखा जाता है, ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है ये, लेंथ के लिए L लिखा जाता है, टाइम के लिए T, इलेक्ट्रिक करंट के लिए A, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर के लिए K, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए CD, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, ठीक है। यहाँ पर ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ मैंने लिखी हुई हैं और उनके डायमेंशनल फार्मूलाज मैंने लिखे हुए हैं। बाकी जो हैं वो आपको PDF फाइल में प्रोवाइड कर दूंगा, आपको गूगल ड्राइव से आप डाउनलोड कर देना, लिंक मैं आपको दे दूंगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर देना। तो अब बारी आ जाती है इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज़ की। यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस और डिस्कवरीज़ लिखी हुई हैं, बाकी जो लिस्ट है वो आपको PDF फाइल के रूप में मिल जाएगी। आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहाँ पर मैं लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना। जैसे यहाँ पर एरोप्लेन है, उसको राइट ब्रदर्स ने इन्वेंट किया था। बारोमीटर E टॉर्सिलियन ने इसको इन्वेंट किया था। बैटरी A वोल्टा ने इसको इन्वेंट किया था। सेंटीग्रेड स्केल A सेल्सियस ने इन्वेंट की है। कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट किया है। डीजल इंजन रुडोल्फ डीजल ने इन्वेंट किया था। डायनामाइट अल्फ्रेड नोबल ने इन्वेंट किया था, इस पर इनको नोबेल प्राइज़, इन्हीं के नाम पे नोबेल प्राइज़ भी है। डायनमो माइकल फैराडे। मोबाइल फ़ोन मार्टिन कूपर। लिफ्ट E.G. ऑटिस। माइक्रोस्कोप Z. जॉनसन। स्टीम इंजन जेम्स वॉट। एक्सरे रॉयंटन। अब कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज़ हैं। अब इन्वेंशन और डिस्कवरी में फ़र्क क्या है, इतना तो आपको मालूम ही होगा। इन्वेंशन होता है जो चीज़ बनाई जाती है और डिस्कवरी का मतलब होता है जो चीज़ खोजी जाती है। तो डिस्कवरी कौन कौन सी है? सबसे पहले लॉज ऑफ मोशन न्यूटन ने डिस्कवर किया है। लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कॉलम ने डिस्कवर किया है। लॉ ऑफ फ्लोटेशन आर्किमेड ने डिस्कवर किया है। एटम डाल्टन ने डिस्कवर किया था। पीरियोडिक टेबल मेंडलीव ने डिस्कवर किया था। रेडियो एक्टिविटी हेनरी बैकरेल ने डिस्कवर की है। इलेक्ट्रॉन J.J. थॉमसन ने डिस्कवर किया है। रेडियम मैडम क्यूरी ने डिस्कवर की है। क्वांटम थ्योरी मैक्स प्लैंक ने दी थी। प्रोटॉन रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया और न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया। ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज थी। बाकी जो लिस्ट है वो पूरी लिस्ट मैं आपको PDF में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज की क्लास में इतना ही, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको बुक्स लेनी है तो लिंक्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, बुक्स भी आप खरीद सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में।